सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बीए सेमेस्टर 5 के हिंदी एमजेसी 8 का यूनिट 1 को पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग इस क्लास में यूनिट 1 को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहें क्योंकि यहाँ सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप बीच में ही क्लास को छोड़ देते हैं तो हो सके आपको समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहें। आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय भाषा और भारतीय भाषा की जो चिंतन की परंपरा है उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 है आपका। तो आपको ये सब बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा किसने कितने पार्टों में बांटा है, तो इससे पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं विस्तार से। ठीक है, तब आपको लास्ट में ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि भारतीय भाषा। ठीक है, भारतीय भाषा है क्या? देखिए, भारत एक बहुभाषीय देश है, यानी भारत में क्या है, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। जहाँ की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध और जटिल है, यानी जटिल भी और समृद्ध भी। यहाँ क्या होता है, हर 20-30 किलोमीटर जाने पर आपका भाषा चेंज हो जाता है अपने भारत में। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से उनके संरचना और ध्वनि विज्ञान यानी कि फोनेटिक्स के आधार पर अलग अलग भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में जितनी भी भाषा बोली जाती है वो क्या है, तो ध्वनि के आधार पर सबको अलग अलग भाषा परिवार में बांटा गया है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर जितनी सारी भाषा बोली जाती है वो कहीं ना कहीं किसी प्राचीन भाषा से कनेक्टेड है। ठीक है, उसी से निकला है। तो वो कौन कौन सी भाषा परिवार है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, भाषा परिवार क्या होता है, तो उन भाषाओं का समूह होता है जिनका जन्म किसी एक मूल प्राचीन भाषा से हुआ होता है। ठीक है, उसी को भाषा परिवार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मुख्य प्रमुख जो भाषा परिवार है उनको पहले देखते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है भारत के प्रमुख भाषा परिवार। तो पहला आपका है भरोपीय भाषा जो कि इंडो आर्य भाषा है। ठीक है, तो भारत की लगभग 78% आबादी इस परिवार की भाषाएं बोलते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमिया, उर्दू जैसी भाषाएं आती है। इसका विकास मुख्य रूप से संस्कृत और प्राकृतिक से हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह बांटे हैं उनको हम आगे देखेंगे, पहले आप लोग इतना समझिए। ठीक है, तो दूसरा आपका भाषा परिवार है द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार देश की लगभग 20% आबादी इस परिवार की भाषा बोलते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित है। इनमें तमिल हो गया सबसे पुरानी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट आपका भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, यह भी भाषा परिवार का मुख्य रूप है। मध्य और पूर्वी भारत में के जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे संथाली, मुंडारी, हो इसके प्रमुख उदाहरण है। हो क्या है, ये भी एक जनजाति है। ठीक है, तो ये सब इनके क्षेत्र हैं और ये भाषा परिवार है। ठीक है, और लास्ट आपका है चीनी तिब्बती, यानी कि लास्ट में बहुत सारे भाषा परिवार हैं, लेकिन हम लोग मुख्य 4 भाषा परिवार को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में ये हिमालय क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में बोली जाती है। जो पूर्व के क्षेत्र में होता है, हिमालय क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे ईस्ट साइड आपका मणिपुर हो गया। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है, तो ये भाषा बोली जाती है चीनी तिब्बती भाषा परिवार से। ठीक है, तो चलिए इन लोगों को हम एक एक करके देखेंगे आगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो चिंतन हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग संवैधानिक के प्रशासनिक परिस्थिति में देख लें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे जो भारतीय भाषा है उनमें संविधान में किस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि संवैधानिक में उसका स्थिति कैसी है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा की। हालांकि ये पहले कितनी थी, तो 14 थी, बाद में इसको संशोधन के बाद इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में, आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे भाषा कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और देखिए, राजभाषा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी क्या है, राजभाषा है। लेकिन जबकि प्रशासनिक कार्यों के लिए जो अंग्रेजी का उपयोग भी राजभाषा के रूप में किया था। ठीक है, हालांकि हमारा जो भाषा है यानी कि राजभाषा वो हिंदी है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्यों में जो यूज होता है वो अंग्रेजी का मतलब यूज होता है। ठीक है, ज़्यादातर। तो ये हमें इसमें यही याद रखना है कि जो हमारी राजभाषा है वो संविधान के 343 अनुच्छेद में है और अनुसूची 8 में है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। और अभी आपका 22 भाषा है, आप लोग ये याद रखिएगा कम से कम यहाँ। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा।
तो सबसे पहले हम लोग पाणिनि को पढ़ेंगे, ठीक है। पाणिनि की क्या राय थी, इनको ये किस तरह बांटे थे भाषा को। तो देखिए, भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। पुराने समय में वेद के शुद्ध उच्चारण और सही अर्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए भाषा की संरचना पर गहराई से विचार किया गया। इस विचार मंथन से व्याकरण यानी ग्रामर का जन्म हुआ। इस लंबी परंपरा में यास्क, शौनक जैसे कई महान विद्वान हुए, लेकिन जो पूर्णतः वैज्ञानिकता और प्रसिद्ध यानी कि जो महर्षि पाणिनि को मिली वह अद्वितीय थी, यानी ये कुछ यूनिक थे, ठीक है। इनके जैसा कोई दूसरा नहीं था, यूनिक था, ठीक है। तो यानी कि यही इसमें कहना है कि जो भारतीय भाषा का चिंतन वो क्या है, बहुत प्राचीन तरह से समय से चलते आ रहा है। ये क्या करते थे, तो वेद को शुद्ध करने के लिए यानी कि भाषा को शुद्ध करने के लिए काम करते थे, ठीक है। लेकिन जो पाणिनि है वो सबसे पहले यानी कि माना जाता है चिंतन, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम दिया गया है, यास्क हो गया, शौनक हो गया, ठीक है। ये सब भी एक क्या थे, तो एक महिषी थी, मतलब ये भी एक गुरु थे, लेकिन इन लोगों से अच्छा किसने काम किया, तो पाणिनि ने किया। तो सबसे पहले जो माना जाता है चिंतक वो पाणिनि से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रामर का जन्म हुआ इनके थी से, ठीक है। तो देखिए, पाणिनि का समय लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पाणिनि का समय कब से कब तक है, तो 500 ईसा पूर्व यानी कि 500 BC से माना जाता है। उनकी सबसे महान रचना का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब होता है कि आसान शब्दों में समझे तो पाणिनि की चिंतन परंपरा में भाषा को रटने की वस्तु नहीं बल्कि गणित की तरह समझने का विषय बना लिया था, ठीक है। तो अष्टाध्यायी इनका एक क्या था, पुस्तक था। अष्टाध्याय का मतलब 8 और अध्याय का मतलब चैप्टर, ठीक है। तो इनको हम आगे देखते हैं। तो देखिए, पाणिनि की भाषा चिंतन परंपरा को हम निम्नलिखित आसान बिंदुओं में समझ सकते हैं। कैसे, तो हम लोग इसे 3-4 भागों में बांट के समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भाषा का सॉफ्टवेयर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को भाषा का सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि आप लोग का फ़ोन में होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब हो गया, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए, पाणिनि ने अष्टाध्याय यानी कि 8 अध्याय वाली पुस्तक में संस्कृत भाषा के पूरे ढांचे को लगभग 4000 सूत्रों यानी फार्मूला में समेट दिया। यानी कि अष्टाध्याय में क्या था, तो 8 चैप्टर थे और 4000 इसमें सूत्र था, ठीक है, फार्मूला था। उन्होंने भाषा के बिखरे हुए शब्द को एक नियम में बांधने का ऐसा सिस्टम बनाया जो आज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे जिस तरह आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसी तरह इन्होंने क्या भाषा को बांधने का काम किया, ठीक है, यानी कि उसका फार्मूला बनाया। उन्होंने कुछ मूल नियम दिए जिनका उपयोग करके अनगिनत नए शुद्ध शब्द बनाए जा सकते थे। इसे आधुनिक भाषा विज्ञान में रचनात्मक व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अगर पूछेंगे कि रचनात्मक व्याकरण क्या है, तो ऐसा व्याकरण जिसमें क्या किसी भी शब्द को मतलब उसको शुद्ध करके नए शब्द बना सकते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। दूसरा नंबर आपका कि सूत्र शैली यानी कि कम से कम बड़ी बात। देखिए, जो पाणिनि का जो है ना अष्टाध्यायी, उसमें यही लिखा गया कि पहला वो सॉफ्टवेयर की तरह यानी कि सबको बांध के रखा भाषा को, एक ही भाषा से हम ज़्यादा भाषा बना सकते हैं, इसको हम उदाहरण में देखेंगे। और दूसरा कि सूत्र शैली यानी कम से कम शब्दों में बड़ी बात करना, ठीक है। देखिए, पाणिनि की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे फालतू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका नियम था कि अल्पाक्षरम, ठीक है, यानी कि अल्प अक्षर मतलब कम से कम अक्षर। जैसे गणित में a² + b² आपने फार्मूला सुना होगा। ये क्या है, तो एक छोटा सा फार्मूला है लेकिन बड़ी बड़ी गणनाओं को हल कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही पाणिनि ने भाषा के नियम बनाने के लिए छोटे छोटे सूत्र लिखे थे, जो कितना थे, तो 4000 सूत्र था, ठीक है। कुल 4000 सूत्र था इसका, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ध्वनि विज्ञान की फोनेटिक्स की गहरी समझ। देखिए, पाणिनि ने भाषा की शुद्ध ध्वनि यानी साउंड से उन्होंने संस्कृत की सभी ध्वनियों को 14 महेश्वर सूत्र में बेहद वैज्ञानिक तरीक़ों से सजाया। उन्होंने अक्षरों को इस तरह क्रम में रखा कि उन्हें बोलने में मुख्य रूप से हिस्सों जैसे कि कंठ, तालु, होंठ आदि का उपयोग होता है। यह स्पष्ट हो जाए कि आधुनिक स्वर्मिंग विज्ञान जो कि फोनोलॉजी का सबसे बेहतरीन प्राचीन रूप है। जिन लोगों का MIC में इंग्लिश है उसे भी सेम इसी तरह पढ़ना है, उसमें भी आपका इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें आपका फोनोलॉजी, फोनेटिक्स ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका 14 महेश्वर सूत्र का वर्णन किया गया, ये क्या है, तो देखिए 14 महेश्वर सूत्र अगर पूछेगा तो कहेंगे कि महेश्वर सूत्र जिन्हें शिव सूत्र या चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण के 14 मूलभूत सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने इन्हें सूत्रों को आधार मानकर अपने महान कृति यानी अष्टाध्यायी की रचना की। इन्हें संस्कृत वर्णमाला की रीढ़ और
प्रतिहारों यानी कि संक्षिप्त शब्द का वर्णन करने वाला मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो ये था इनका क्या सूत्र। ठीक है, यानी कि महेश्वर सूत्रों से ये क्या किया, तो अष्टाध्यायी का रचना किया। इनका जो मूल लथी है वो यही है, सूत्र है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 4 नंबर है कि प्राकृतिक और प्रत्यय यानी कि मॉर्फोलॉजी, ये भी आपका MIC इंग्लिश में पढ़ना है। तो देखिए पाणिनि के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शब्द के बनने की प्रक्रिया। पाणिनि का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो वो शब्द बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसका मानना था कि भाषा का हर शब्द एक मूल प्राकृतिक या धातु से पैदा होता है। जब इस मूल धातु में कोई प्रत्यय किसे कहते हैं, जो लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है और उनका अर्थ तय होता है। उदाहरण के लिए पठ क्या एक शब्द है, इसमें ना जुड़ जाएगा तो ये पठना हो जाएगा। पठना धातु हो गए, अलग अलग प्रत्यय लगाकर पठन, पठा, पठन्ति, ये सब आदि का अनेक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो पाणिनि का यही कहना था कि हम क्या करेंगे, एक शब्द शुद्ध शब्द बनाएंगे जिसको बाद में कुछ भी ऐड करके इसका नया आगे बढ़ा सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो ठीक है, तो उसी तरह इसमें जैसे पठ है, पठ को पाठक, पठन, पठित, ये सब आदि बनाए जाते हैं। तो उसी तरह इसका क्या था, प्रकृति और प्रत्यय था। ठीक है, तो इनका 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें। और इसका जो 5वां है लोकसभा और किताबी भाषा दोनों का सम्मान। पाणिनि की एक बड़ी खूबी यह थी कि वे केवल वेदों की पुरानी किताबें भाषा जैसे वैदिक संस्कृति का तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी आसपास के समाज में आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा जैसे कि लौकिक संस्कृति का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि लोग भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और उसी के आधार पर नियम बनाए। ठीक है, तो ये लौकिक संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पाणिनि केवल एक व्याकरण यानी कि ग्रामर नहीं थे, बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले और महान वैज्ञानिक यानी कि लिंग्विस्टिक्स थे, जो जिनका चिंतन इतना वैज्ञानिक और सटीक है कि आज हजारों साल बाद भी दुनिया भर के आधुनिक वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिक पाणिनि के अष्टाध्यायी मॉडल को कृत्रिम यानी कि बुद्धिमत्ता जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा का प्रसंस्करण के लिए आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पाणिनि का। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, रिपीट। तो ये आपका पाणिनि है, इसका मानना था कि इनका चिंतन परंपरा अगर आपसे लिखने को कहा जाए तो आप लोग एग्जाम में इसी तरह पॉइंट वाइज पॉइंट सजा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाणिनि क्या था, तो एक भारतीय परंपरा चिंतन का बहुत प्राचीन और समृद्ध क्या थे, तो ये चिंतक थे। इन्होंने व्याकरण शब्द का अति किया था। ठीक है, इनका जो पुस्तक था वो क्या था, तो अष्टाध्यायी था जिसमें 8 चैप्टर और 4000 सूत्र थे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर की तरह अष्टाध्यायी को बनाया जिसमें 8 चैप्टर और 4000 फॉर्मूले थे। ठीक है, जिनको रचनात्मक व्याकरण किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को लास्ट में किसी कुछ जोड़ के नया वर्ड बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को रचनात्मक व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप जैसे सूत्र पाणिनि ने क्या किया था, सूत्र के आधार पर काम किया कि जिस तरह सूत्र काम करता है उसी तरह इन्होंने हिंदी नहीं भाषा के ऊपर भी इस तरह प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कम से कम अक्षर को ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो इसका ध्वनि के आधार पर इन्होंने समझा और इसका 14 महास्वर सूत्र में विभाजित किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला हमारा जो चिंतक है वो है भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि की चिंतन परंपरा, इसे हम बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो देखिए महिष पाणिनि ने जहाँ शब्दों की बनावट और व्याकरण की संरचना पर जोर दिया था। देखिए अगर आपको पाणिनि का नहीं समझ में आया है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब हम ये दोनों का और आगे समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पाणिनि का क्या कहना था, भर्तृहरि का क्या कहना था और आगे जो चिंतन आएंगे उनका क्या कहना है। ठीक है, दृढ़नाग का, तो तीनों को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप फिर से आपको समझ में आ जाएगा किस चिंतक का क्या कहना था। ठीक है, तो आज तक बने रहें आप लोग। तो देखिए पाणिनि का क्या मानना था कि शब्द की बनावट और व्याकरण की संरचना पर जोर दिया था। पाणिनि ने व्याकरण पर जोर दिया था। और उनके बाद आने वाला जो महान दार्शनिक और भाषा वैज्ञानिक कौन थे, तो भर्तृहरि थे। ने भाषा का अर्थ और मनोविज्ञान यानी कि जो साइकोलॉजी पर सबसे अधिक विचार किया था। ठीक है, जो पाणिनि के बाद जो भर्तृहरि आए उन्होंने क्या किया, तो अर्थ पे ज़्यादा जोर दिया, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है,
ठीक है, मनोवैज्ञानिक अर्थ पर जोर दिया। तो भर्तृहरि लगभग 5वीं शताब्दी का ये परमति मतलब चिंतक माने जाते हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम वाक्य पद्य है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वाक्य पद्य किसका यानी कि ये थी है, ठीक है, पुस्तक है, तो आप कहेंगे भर्तृहरि का है, ठीक है। और पाणिनि का क्या था, तो अष्टाध्यायी था, ठीक है। उनकी चिंतन परंपरा को व्याकरण दर्शन कहा जाता है। इनका जो चिंतन परंपरा उनको व्याकरण दर्शन कहा जाता है और पाणिनि का चिंतन को व्याकरण कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रामर। उन्होंने भाषा को केवल संवाद या माध्यम नहीं बल्कि दुनिया को समझाने का सबसे बड़ा जरिया माना। यानी कि इन्होंने क्या किया, तो भाषा को केवल संवाद यानी कि बातचीत का माध्यम नहीं माना बल्कि दुनिया को समझाने का सबसे बड़ा जरिया माना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो भर्तृहरि की भाषा चिंतन परंपरा को निम्नलिखित आसान बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो इसे भी हम लोग 2-3 पार्ट में बांट के समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है कि शब्द ब्रहा का सिद्धांत। शब्द ब्रहा का सिद्धांत क्या है, तो देखिए ये सब आपका प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो भर्तृहरि का मानना था कि यह पूरी सृष्टि शब्द यानी कि लैंग्वेज से ही बनी है और शब्द ही परम सत्य यानी कि ब्रहा है। उनके अनुसार ज्ञान और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका मानना, तो भर्तृहरि यानी कि मानना था। पर हम बिना भाषा के कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे प्रकाश के बिना चीज़ें नहीं दिखती, वैसे ही शब्द के बिना ज्ञान की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे मन में उठने वाले हर विचार किसी न किसी शब्द से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मानना था, पहला पॉइंट था कि शब्द ब्रहा का सिद्धांत है। और ब्रहा सिद्धांत में यह बताया गया कि जो सृष्टि में जो शब्द हैं वो किससे बना होता है, तो शब्द ही क्या है, परम सत्य है। इनके अनुसार ज्ञान और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता है। हम बिना भाषा के कुछ सोच नहीं सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि हम कल एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये प्रश्न आएगा, तो वो किस में सोच रहे हैं, तो वो भाषा में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रकाश के बिना कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, उसी तरह शब्द के बिना कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इसका था स्फोटवाद का सिद्धांत। ये स्फोटवाद का सिद्धांत किसका था, तो भर्तृहरि का था, ठीक, भर्तृहरि का ही था, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यह भर्तृहरि का सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण विचार है। स्फोट का अर्थ होता है कि फूटना या अचानक प्रकट होना। यह सिद्धांत समझाता है कि हमें शब्द का अर्थ कैसे समझ आता है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं, जैसे क म ल, ठीक है, मान लें हम लोग कोई बच्चे में शब्द सुन देते हैं क म ल, तो हम अक्षरों को एक एक करके क्रम में सुनते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क म ल यानी एक एक करके सुनते हैं। लेकिन जो हमारे दिमाग में कमल के फूल का चित्र जो बनता है वो टुकड़ों में नहीं बनता है, ठीक है, बल्कि एक पूर्ण इकाई यानी कि पूर्ण एक ही बार में बनता है, ठीक है। तो अचानक उभरता है दिमाग में अर्थ के इसी अचानक को खंड रूप में प्रकट होने को भर्तृहरि ने स्फोट कहा, ठीक है। जिस तरह हम लोग कमल को टूट मतलब एक एक करके अक्षरों में यानी कि क्रम में सुनते हैं क म ल, तो हमारे मन में इसी तरह एक एक करके थोड़ी ना कमल का फूल बनता है, वो एक ही बार बनता है कि अच्छा कमल का फूल ऐसा होता है, ठीक है। तो यही बताया कि स्फोटवाद का सिद्धांत यही है, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का स्फोट अचानक से यानी कि प्रकट होना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है कि वाक्य ही भाषा की मुख्य इकाई है। पाणिनि का पूरा ध्यान शब्दों, धातु और प्रत्यय के निर्माण पर था। पाणिनि क्या करता था कि सब उसका पूरा ध्यान प्रत्यय में था कि किस तरह हम किसी भी शब्द के लास्ट में कुछ जोड़ के नया शब्द बना दें, और उसका धातु पर था। तो लेकिन जब भर्तृहरि ने व्यवहारिक बात कही तो उन्होंने कहा कि इंसान कभी भी अकेले शब्द में बात नहीं करता, वो हमेशा वाक्यों यानी कि सेंटेंस में बात करता है। जब तक पूरा वाक्य नहीं बोला जाता तब तक किसी शब्द का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए भाषा की सबसे छोटी और सच्ची इकाई शब्द नहीं बल्कि वाक्य है, ठीक है, शब्द नहीं बल्कि वाक्य। मान लें हम कोई कलम ही बोले तो कलम का मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि वो एक चीज़ है, लेकिन इसका मानना था कि पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग भाषा का सबसे छोटी इकाई यानी कि भर्तृहरि का मानना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेंटेंस यानी कि वाक्य है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यानी कि वाणी के 3 स्तर, यानी कि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने वाणी के 3 स्टेज बताए, ठीक है, कौन कौन से। तो देखिए भाषा के यानी कि भर्तृहरि ने भाषा के मनोवैज्ञानिक को समझाते हुए बताया कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ अचानक पैदा नहीं होती। मुंह से बाहर आने से पहले विचार हमारे मन में कई चरणों से गुजरता है। इनके कुछ मतलब स्तर हैं, जैसे पहला है पश्यंती यह मन के बहुत भीतर पैदा होता है। यह वह पहला मूल विचार या
अंतर्दृष्ट हैं जिनका अभी कोई आकार या शब्द नहीं बना है। ठीक है। दूसरा स्टेज है कि मध्यमा, यह बीच का स्तर है। यहाँ विचार हमारे दिमाग में शब्दों और वाक्यों का रूप लेने लगता है, लेकिन अभी इसे मुंह से बोला नहीं गया। जैसे कि हम लोग मन ही मन सोचते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होता है? तो मध्यमा स्टेज में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है वैखरी। वैखरी यह वाणी का अंतिम और बाहरी रूप है, जब हम होठों, जीभ और कंठ के इस्तेमाल करके उस शब्द को बाहर निकालते हैं और दूसरों व्यक्ति उसे अपने कानों से सुनता है, तो वह क्या है? तो वैखरी है। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि हम मन ही मन सोचना, ये कौन सा स्टेज है, कौन सा वाणी का स्तर है? तो आप कहेंगे मध्यमा स्तर है। ठीक है। तो इसी तरह अब इन्होंने 3 स्तर बताए, वाणी के 3 स्तर। किसने? तो भर्तृहरि ने बताए थे। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इसका निष्कर्ष अगर देखा जाए पूरा मिला के, तो भर्तृहरि की चिंतन परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने व्याकरण को केवल शब्दों की शुद्धता या अशुद्धता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने भाषा विज्ञान को दर्शन यानी कि फिलोसफी का दर्जा दिया और दुनिया को यह समझाया कि मनुष्य की चेतना, उसके विचार और उसकी भाषा के बीच एक बहुत गहरा और अटूट संबंध है। आधुनिक भाषा विज्ञान यानी मॉडर्न लैंग्विस्टिक्स में अर्थ विज्ञानी के अध्ययन में भर्तृहरि जो विचार को आज भी बहुत प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है। तो देखिए जो पाणिनि का सिद्धांत वो कंप्यूटर क्षेत्र में अभी तक इसको ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जो भर्तृहरि का सिद्धांत है वो किस में माना जाता है? तो अर्थ विज्ञान में इसका अध्ययन अभी भी किया जाता है। अर्थ विज्ञान में इसका बहुत ही क्या है? मान्यता है। ठीक है। तो इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट चिंतन जो है दृढ़नाग। ठीक है। दृढ़नाग है जो इसका कुछ अलग ही विचार हैं। ठीक है। तो देखिए भारतीय भाषा चिंतन में बौद्ध दार्शनिक और महान तार्किक जो कि दृढ़नाग लगभग 5वीं शताब्दी का स्थान है। ठीक है। ये भी लगभग क्या है? 5वीं शताब्दी का ही ये चिंतक माने जाते हैं। ये बहुत खास और एकदम अलग हैं। जहाँ पाणिनि ने व्याकरण के नियम बनाए और भर्तृहरि ने शब्द को ही परम सत्य यानी कि ब्रह्म मान लिया, वहीं दृढ़नाग ने भाषा को देखने का एक बहुत ही व्यवहारिक और लॉजिकली यानी कि तार्किक नज़रिया पेश किया। तो देखिए इन्होंने, अगर अब तक आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से चिंतक का क्या कहना था। ठीक है। तो देखिए यानी कि आपका जो पाणिनि था उनका कहना था क्या कि व्याकरण यानी कि पाणिनि का कहना है कि व्याकरण के नियम बनाए। ठीक है। और भर्तृहरि ने क्या कि शब्द को ही परम सत्य मान लिया। और जो दृढ़नाग हुए वो उनका कहना था कि लॉजिकली यानी कि तर्क के नज़रिए से पेश करना, उनका तर्क के नज़रिए से देखना था। ठीक है। तो किस तरह देखते थे उनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखिए दृढ़नाग के भाषा विषयक चिंतन को निम्नलिखित आसान बिंदु में समझा जा सकता है। तो इन्हें भी हम लोग 2-3 पार्ट में बांट के समझते हैं। ठीक है। तो पहला है कि अपोहावाद। अपोहावाद का सिद्धांत, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अपोहावाद का सिद्धांत किसने दिया था? अपोहावाद का सिद्धांत आपका दृढ़नाग ने दिया था। ठीक है। तो दृढ़नाग के भाषा चिंतन का सबसे बड़ा और मशहूर सिद्धांत जो है वो अपोहावाद है। अपोहा का बहुत ही साधारण अर्थ है कि दूसरों को हटाकर या अलग करना। अपोहा का अर्थ क्या है? यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है। तो आप लोग इसे याद करिएगा कि अपोहा का अर्थ होता है कि दूसरों को हटाकर या अलग करना को ही अपोहा कहते हैं। दृढ़नाग का मानना था कि दुनिया का कोई भी शब्द किसी चीज़ की सीधी या असली पहचान नहीं बताता। शब्द केवल यह बताता है कि वह वस्तु क्या नहीं है। भाषा छँटनी के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए भाषा छँटनी क्या है इसे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो जो अपोहावाद है वो क्या कहना था कि किसी भी चीज़ को छांटने का काम करता है। ठीक है। अपोहावाद में तो किस तरह इसको छांटते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए अपोहा का सरल उदाहरण देखा जाए तो इस उदाहरण से समझते हैं कि जब हम गाय शब्द बोलते हैं तो सामान्य लोग मानते हैं कि इस शब्द का सीधा अर्थ है जानवर जिसके 4 पैर, सींग और एक पूंछ है। लेकिन दृढ़नाग कहते हैं कि गाय शब्द हमें गाय की कोई असली और अस्थायी पहचान नहीं देता। यह शब्द हमारे दिमाग में केवल इतना करता है कि वह जानवर को, गाय को छोड़कर बाकी सब जानवर जैसे घोड़ा, कुत्ता, हाथी आदि के श्रेणी से अलग कर देता है। ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको हम जानवर बोलें तो आपके मन में बहुत सारे जानवर आएंगे, वहीं आपको गाय बोलें तो क्या करेंगे? तो आप जितने भी जानवर थे, घोड़ा, जितने भी कुत्ता, हाथी, ये सब क्या हो आपका अलग हो जाएगा यानी कि छांट दिए जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट में आपका बचेगा गाय यानी कि गाय का मतलब गाय। लेकिन गाय कहने से किसी भी
का जो मतलब होता है ना कि यही गाय है, तो उसका शब्द नहीं, असली इसका स्थायी पहचान नहीं है, ठीक है। लेकिन गाय का मतलब होता है किसी भी मतलब चीज़ों को छांटना, ठीक है। तो इस तरह इसमें यही बताया गया कि गाय के कहने का अर्थ है कि हम अलग बाकी जितने जानवर हैं उनको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं गाय की तुलना में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि भाषा केवल कल्पना है, परम सत्य नहीं, ठीक है। भाषा क्या है, तो एक कल्पना है, ये सत्य नहीं है। ये किसका मानना था, तो दिडनाग का मानना था, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन की नींव है कि क्षणिकवाद, जिसका अर्थ है कि दुनिया की हर चीज़ हर पल बदलती रहती है। यानी कि क्षणिकवाद मतलब क्षण भर में बदलना को क्षणिकवाद कहते हैं, ठीक है। हर पल बदलने का चीज़ है, ठीक है। दिडनाग का तर्क था कि क्योंकि दुनिया की हर चीज़ हर पल पल बदलती रहती है, इसलिए उसे एक फिक्स अस्थायी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। यानी किसी भी चीज़ को फिक्स शब्द में बांधा नहीं जा सकता। इनके अनुसार जो असली सत्य हैं, जैसे पानी की असली क्या है, तो वो असली ठंडक है इसका पहचान। आग की असली पहचान उसकी गर्मी है, उसे हम सिर्फ बिना शब्दों के महसूस कर सकते हैं। अगर कोई हमें नहीं बताए कि ये पानी है, लेकिन अगर वो हमको छुएंगे उसको, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी है। जिसी तरह हम लोग आग के आगे अगर हाथ डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, तो आग है। तो इसी तरह इन्होंने समझाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही हम उस एहसास को शब्द में पिरोते हैं, वह असली सत्य नहीं रहता, बल्कि हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना यानी कॉन्सेप्ट बन जाती है, ठीक है। यानी कि हम लोग मतलब इसका कहना है कि किसी भी चीज़ का नाम उसका अस्थायी पहचान नहीं कराता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। जैसे गाय बोलने से उसी गाय का पहचान नहीं हो जाएगा। गाय मतलब बहुत सारे गाय होते हैं, हम क्या करते हैं सभी जानवरों में से सबको छांट के यानी कि गाय को चुनते हैं, लेकिन उसका गाय कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इसका मतलब वास्तविक पहचान है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह का मानना था, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग इस तीनों का जो डिफरेंट है, किसका क्या मानना था, उनको तुलना करेंगे। तो देखिएगा आगे इसका जो चौथा पॉइंट है कि भाषा एक नकारात्मक है। जहाँ तक सभी का मानना था कि भाषा क्या है, तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव मानना था। देखिए जहाँ तक दूसरे दार्शनिक मानते थे कि भाषा वस्तुओं का सकारात्मक यानी पॉजिटिव ज्ञान कराती है, वहीं दिडनाग ने दुनिया को बताया कि भाषा मूल रूप से नकारात्मक नेगेटिव तरीक़ों से काम करती है। जब हम सफ़ेद कहते हैं तो हमें असल में काले, लाल, पीले आदि रंगों को नकार रहे होते हैं। यानी कि सफ़ेद बोलने पे आपका माइंड में क्या आएगा, सफ़ेद कलर आएगा। यानी कि हम लोग काला, लाल, ब्लू, हरा को क्या कहते हैं, तो साइड कर दिया, यानी कि नकार दिए, ठीक है। तो देखिए भाषा का मुख्य काम चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना होता है, ठीक है। भाषा का काम ये भी इसी तरह काम करता है, यानी कि एक दूसरे को अलग करता है, ठीक है। तो चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं कि दिडनाग का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भाषा को आसमान से उतार कर तर्क यानी कि लॉजिक की कसौटी पर रखा। उन्होंने समझाया कि भाषा कोई ईश्वरीय या जादुई चीज़ नहीं है, हमें परम सत्य के दर्शन कराए देगी। भाषा हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाने, चीज़ों को एक दूसरे से अलग पहचानने और आपस में संवाद करने के लिए एक इंसान दिमाग द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उपयोगी औजार है, यानी एक टूल मात्र है, ठीक है। तो अर्थ विज्ञान यानी कि अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में इसके इस अपोह सिद्धांत को दुनिया भर में भाषा को समझने का बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक नज़रिया माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ज़्यादा यूज होता है वो किसका होता है, अर्थ विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। किसका सिद्धांत का, तो दिडनाग का सिद्धांत, जो कि अपोहवाद सिद्धांत का किया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को छांटना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे और भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों में अंतर आपसे पूछा जाएगा कि तीनों चिंतक में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो पाणिनि का क्या मानना था, अगर आपने पीछे नहीं समझा है तो आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे, आप बहुत आसान शब्द में, ठीक है। तो देखिए पाणिनि का मानना था क्या कि भाषा एक क्या है, तो गणित या विज्ञान है। पाणिनि एक इंजीनियर की तरह सोचते थे, उनके लिए भाषा एक बहुत बड़ा सिस्टम थी। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि ध्वनियों यानी कि साउंड को जोड़कर सही और शुद्ध शब्द कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने भाषा को रटने के बजाय उसके फार्मूले यानी सूत्र बनाए। उसका चिंतन भाषा की बाहरी बनावट पर केंद्र था, यानी कि उसका चिंतन क्या था, तो बाहरी बनावट पर केंद्र था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पाणिनि का जो केंद्र था वो क्या था, भाषा का बाहरी बनावट पर केंद्र था। और जो दूसरा आपका भर्तृहरि है, तो भर्तृहरि का क्या मानना था, तो देखिए भाषा की चेतना और सत्य। भर्तृहरि एक गहरे दार्शनिक थे। उन्होंने पाणिनि से एक कदम आगे बढ़कर यह सोचा कि शब्द का अर्थ कैसे समझ आता है। उन्होंने कहा कि इंसान बिना शब्द के कुछ सोचे ही नहीं सकता, यानी कि बिना कुछ सोचे ही
नहीं हो सकता। उनके अनुसार हमारे दिमाग में अर्थ टुकड़ों में नहीं बल्कि अचानक एक चमक यानी कि स्फोट की तरह पैदा होता है। उनका चिंतन भाषा के भीतरी मनोवैज्ञानिक केंद्र पर स्थित है। यानी कि जो भर्तृहरि है उनका कहना था कि भाषा क्या है, तो भीतरी मनोवैज्ञानिक पर केंद्र है, और पाणिनि के कहता है कि वो बाहरी पर केंद्र है। ठीक है, तो इनका क्या था, तो स्फोटवाद का सिद्धांत है, यानी कि किसी भी चीज़ का अचानक से चित्र बनना हमारे माइंड में, इसी को स्फोटवाद कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है आपका दृढ़नाग, इसका मानना था कि भाषा केवल छांटने का एक औजार है। दृढ़नाग एक तार्किक यानी लॉजिकल थे। उन्होंने कहा कि भाषा ना तो कोई गणित है और ना ही कोई परम सत्य है। दुनिया पल पल बदलती रहती है, इसलिए भाषा किसी भी चीज़ की असली और अस्थायी पहचान नहीं बता सकती। जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं तो हम बस उसे बाकी चीज़ों से अलग कर रहे होते हैं। उनका चिंतन भाषा की व्यवहारिक सीमाओं पर आधारित है, यानी कि किसका कैसा व्यवहार है उस पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग ये 3 पॉइंट जरूर याद रखेंगे, किसका किस पर केंद्र था। ठीक है, तो दृढ़नाग का था कि व्यवहारिक सीमाओं पर, और जो आपका भर्तृहरि था उनका था कि भाषा के भीतरी मनोवैज्ञानिक पर केंद्रित था, और जो आपका ये पाणिनि है उनका था बाहरी बनावट पर, स्ट्रक्चर पर केंद्रित था। ठीक है, तो आप लोग इसे तीनों को समझ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि वो भरोपीय भाषा परिवार से आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, तो इसे हम लोग समझते हैं बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बहुत सारे आपका प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भरोपीय भाषा क्या है। ठीक है, तो भरोप के मतलब होता है कि इंडो यूरोप, यानी कि इंडिया और यूरोप का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए भारत यानी कि भाषा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार, यानी कि जो भरोपीय भाषा परिवार है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, भारत से लेकर यूरोप तक फैला हुआ भारत में इसी परिवार का जिस शाखा का विकास हुआ है उसे भारतीय आर्य भाषा शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत की भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि बोलते हैं वे सभी इसी परिवार का ही हिस्सा है। ठीक है, किसका, तो भरोपीय परिवार का हिस्सा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी किससे निकला है इसलिए। ठीक है, तो इस सब को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप लोग इतना समझिए। ठीक है, तो देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्म और विकास की कहानी एक लंबी यात्रा के रूप में बहुत आसानी से यानी कि आसानी से 3 पड़ाव में समझा जा सकता है। भाषा का एक प्राकृतिक नियम है, यह हमेशा कठिन से आसान की तरफ बहती रहती है। मान लीजिए पहले संस्कृत लोग बोलते थे, उस जब कठिन लगने लगा उसके बाद उसे चेंज करते गए। ठीक है, तो उसी तरह इसने कहा कि हम भाषा क्या करते हैं, हमेशा आसान की तरफ चलता है। ठीक है, कठिन से आसान की तरफ। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं 3 प्रमुख टॉपिक में। तो देखिए पहला क्या है, प्राचीन काल। प्राचीन काल, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल का समय कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो प्राचीन काल संस्कृत का युग था। ठीक है, तो यह भारतीय आर्य भाषाओं का शुरुआती रूप था। इस काल में संस्कृत ही संवाद और ज्ञान की मुख्य भाषा थी, यानी कि बात करने का और पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान अर्जित करने का जो मुख्य जो भाषा थी वो क्या थी, तो संस्कृत ही थी। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में 2 भाषा होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला वैदिक संस्कृत, यह बहुत प्राचीन और थोड़ी कठिन थी। इसमें 4 वेद, उपनिषद आदि लिखे गए। आप लोगों ने पढ़े होंगे वेद का बारे में। ठीक है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े थे। तो देखिए ये सब वैदिक संस्कृति में क्या था, तो वेद की रचना की गई थी। इसका उच्चारण आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेद की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृति में की गई। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा गया कि रामायण की रचना किसमें, कौन सी भाषा में की गई है, तो आप कहेंगे लौकिक संस्कृति में। ठीक है, तो देखिए लौकिक संस्कृति, जब महिष पाणिनि ने वैदिक संस्कृति को व्याकरण के आसान और पक्के नियमों में बांध दिया तो जो साफ सुथरी भाषा बनी उसे लौकिक संस्कृति कहा गया। वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास का महाभारत इसी भाषा में है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि महाभारत और रामायण। ठीक है, यहाँ आपका महाभारत है और रामायण ये किसका, कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो लौकिक संस्कृति में लिखी गई है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा पॉइंट आपका है मध्यकाल। मध्यकाल का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला है। ईसा पूर्व यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का, और ईस्वी मतलब ईसा पूर्व जन्म से बाद का। ठीक है, तो इस समय क्या था, आम जनता की भाषा का युग था। इसको हम आम जनता की भाषा का युग कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि लौकिक संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान की भाषा बन गई, यानी कि जो संस्कृत का दो भाग बांटा, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए ये कठिन होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके संस्कृत के जो इसको भी तोड़ मोड़ के बोलने लगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें 3 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल में भाषा को 3 खंडों में बांटा गया है। जैसे कि पहले पाली भाषा है, ठीक है। तो पाली भाषा ये भारत की पहली देश भाषा है, ठीक है। भारत की पहली क्या है, तो देश भाषा है, आम लोगों की भाषा मानी जाती है। पहली ये आम लोगों की भाषा मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने अपनी लोगों को गौतम बुद्ध ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए अपने सीधे सभी उपदेश पाली भाषा में दिए, यानी कि गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सभी पाली भाषा में ही हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा आपका है प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या है, तो पाली के बाद प्राकृतिक आया, ठीक है। तो पाली में थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद प्राकृतिक आया। तो समय के साथ पाली और अधिक आसान हो गई, उसने प्राकृतिक का रूप ले लिया। जैसे कि जैन धर्म के स्थापक जो महावीर स्वामी हैं, इसने क्या किया, तो अर्धमागधी में ही अपना उपदेश दिया, यानी कि जो इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और प्राकृतिक भाषा को भी अगर छोटा किया जाए, नहीं तो उसको भी शुद्ध आसान बनाया जाए, तो उसके बाद बनता है अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा लगभग 500 ईस्वी तक आते आते प्राकृतिक भाषा क्षेत्रीय उच्चारण के कारण से अधिक बदल गई, ठीक है। या व्याकरण के जानकारों के अनुसार बिगड़ गई, ठीक है। ये अपभ्रंश को क्या कहते हैं, तो बिगड़े भाषा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपभ्रंश को ही हमारी भाषा का सीधी माँ कहा जाता है। तो देखिए इसको समझिए, हमारा जो भाषा हिंदी है उसका जो मदर है ना वो क्या है, तो अपभ्रंश ही है, ठीक है। अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ये मानना है, ठीक है। उससे पहले तो बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन जो मुख्य भाषा मानी जाती है वो अपभ्रंश से निकला है, कौन, हिंदी, ठीक है। तो इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए तीसरा काल आपका क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक अनेक आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है, ठीक है। तो 1000 ईस्वी के आसपास भारत के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाले अपभ्रंश भाषाओं से ही आज के आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में की अपभ्रंश कौन सी भाषा निकली, इसे ऐसे समझते हैं। जैसे कि देखिए 3 हिस्सों में बांटा, तो अपभ्रंश जो लास्ट आया, अपभ्रंश में भी बहुत सारे भाषा निकली, जैसे कि शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और खस और पैशाची अपभ्रंश, ठीक है। तो इनके अनुसार यानी कि बहुत सारी भाषा निकले, ठीक है। जैसे कि शोरसेनी अपभ्रंश में हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा का जन्म हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि हिंदी किस भाषा से निकला गया, तो अपभ्रंश के में से शोरसेनी अपभ्रंश से निकला है, ठीक है। अगर आपसे अपभ्रंश देगा ऑप्शन में तो आप अपभ्रंश मानेंगे, नहीं तो शोरसेनी अपभ्रंश होगा, तो इसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह भोजपुरी, बंगाली, उड़िया और अमिया भाषा ये क्या मगधी से निकला गया है। और ये आपका जैसे कि छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका अर्धमगधी अपभ्रंश से का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सभी भाषा एक दूसरे पे बढ़ जाती है, आप लोग इसे मैप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने शुरू में देखा था। जैसे कि हमारा जो हिंदी भाषा है वो कैसे बना, तो पहले हम लोग इन्हें 3 भाषा में बांटा, 3 भागों में बांटा। जैसे प्राचीन भारत में, जिसमें क्या था, एक वैदिक संस्कृति थी, एक लौकिक संस्कृति, जिसमें वैदिक में वेद की रचना हुई थी, उपनिषद की रचना हुई थी, ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृति आई, जिसमें महाभारत, रामायण की रचना हुई, ठीक है। तो उसके बाद मध्यकालीन भारत आया, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला। इसमें पाली हुआ, प्राकृतिक हुआ और अपभ्रंश हुआ, 3 भाषा मुख्य रूप से निकला। पाली में त्रिपिटक की रचना हुई, और त्रिपिटक का यानी कि गौतम बुद्ध ने रचना दिया, ठीक है। और प्राकृतिक में जैन धर्म के तीर्थकर जैसे कि इन्होंने अपना उपदेश दिए। उसके बाद लास्ट में अपभ्रंश आया, ठीक है, जिसको हिंदी का पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का पूर्वज अपभ्रंश को कहा जाता है। इसी में आपका बिहारी, राजस्थानी, अर्धमगधी सभी प्रकार का अपभ्रंश आया, इसी में से आपका एक हिंदी निकला है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख प्रभाव इसका, ये सब अभी हम लोग नहीं पढ़े, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारे और भी 5 यूनिट बाकी हैं, ठीक है। तो इसे आप भी बाद में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।